स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है इसके लिए हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी क्या होती है? पी ऑफ ए अपॉन बी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक इवेंट ऐसी रहती है जो पहले हो चुकी होती है, अपने को पता रहता है, उस इवेंट को बेस में लिखते हैं नीचे डिनोमिनेटर, और फिर उस इवेंट के बेस पे जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बोली जाती है वो अपन कैलकुलेट करते हैं। तो उसको हम सिंबॉलिकली पी ऑफ ए अपॉन बी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रहती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी। ई और एफ भी ले सकते हैं, जो इवेंट नीचे रहेगी वो इवेंट पहले हो जाती है, फिर उसका इफेक्ट जो जिस इवेंट की अपने को प्रोबेबिलिटी निकालना है उसके ऊपर पड़ता है, तो उसको कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट। मतलब उसका कुछ ना कुछ असर उसके ऊपर पड़ रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो डिपेंडेंट इवेंट रहती है जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अपन लिखते हैं ए अपॉन बी, ई अपॉन एफ जो भी रहते हैं। तो वो जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो जो इवेंट्स रहती है उसके अंदर वो डिपेंडेंट इवेंट रहती है, मतलब उसका एक दूसरे से कुछ ना कुछ रिलेशन रहता है। और एक टाइप की इवेंट होती है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब उसका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहता, वो आएगी अभी आगे उसको बताता हूँ। तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी के लिए मैं दो डिपेंडेंट इवेंट सपोज कर लेता हूं, ए और बी। ई और एफ भी ले सकते, मैं ए और बी लेता हूं। लेट ए एंड बी आर टू डिपेंडेंट इवेंट देन देखिए डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। जैसे ए और बी दो डिपेंडेंट इवेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड कर रही है। अब डिपेंड कैसे करती है? जैसे आपके पास में प्लेइंग कार्ड का एक पैक रहता है, 52 कार्ड्स रहते हैं उसके अंदर, ठीक है। उसमें से आपने एक किंग निकाल ली, ब्लैक कलर का काले पान वाला किंग आपने निकाला। उसको निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक किंग को निकालने की। किंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 4 में से एक किंग कितने टाइप से निकलेगा? 4 टाइप से निकलेगा। 4C1 या 4 हो गया। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने? 52 में से एक निकलेगा। तो एक प्लेइंग कार्ड के पैक में से एक किंग को निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 4/52 होती है। 4 से 52 को कैंसिल कर लो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 1/13 उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई एक प्लेइंग कार्ड के पैक में से एक किंग को निकालने की। अब आपने क्या करे, जो काले कलर का जो अपन ने या ब्लैक स्पेड वाला जो काले पान वाला जो किंग है उसको निकाले और उसको अलग रख दिया। अब पैक के अंदर 51 कार्ड बचे। एक कार्ड 52 में का एक निकाल के अपन ने बाहर कर दिया, इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल दी। अब 51 कार्ड बचे। अब आपको फिर से एक किंग निकालना है, तो आप उसके अंदर 3 किंग बचे, पैक के अंदर 3 ही किंग बचे और टोटल कार्ड 51 थे। अब यदि आप फिर से किंग आने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालते हैं तो उसके अंदर किंग कितने? 3 है। 3 में से एक कोई किंग कितने टाइप से निकलेगा? 3C1 या 3 टाइप से निकलेगा। तो फेवरेबल केसेस 3 हो गए। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने? 51 में से एक कार्ड निकलेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 3/51 आ जाएगी। तो देखो पहले जो अपन ने प्रोबेबिलिटी निकाले थे वो 4/52 आई थी। दूसरे बार जब अपन ने किंग निकाले तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/51 आ रही। तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ गया कि नहीं पड़ गया? मतलब अपन ने वो कार्ड को वापस नहीं रखे इसलिए इफेक्ट पड़ गया। तो इस टाइप की जो इवेंट रहेगी जिसका एक दूसरे की प्रोबेबिलिटी पर इफेक्ट पड़ेगा उसको कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट। जैसे दूसरा एग्जांपल समझिए कि अपन ने एक किंग निकाले, उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 4/52। फिर अपन ने उस कार्ड को वापस उसी गड्डी के अंदर रख दी, वापस रख दी, तो फिर से 52 का फिर से अपन ने एक किंग निकाले, कोई दूसरा किंग आया हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर 4 किंग है। तो फिर से प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किंग की, तो 4 में से एक किंग निकालेंगे तो 4 फेवरेबल केसेस होगा, टोटल 52। तो 4/52 दूसरी बार किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी आएगी। मतलब इस बार क्या हो रहा कि एक बार आपने किंग निकाले, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल, उसको वापस उसके अंदर रख दिया, फिर दूसरी बार किंग निकाले तो उसकी प्रोबेबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। पहली बार में ही 4/52 आई, दूसरी बार में ही 4/52 आई। तो यहाँ पर ये जो दो इवेंट हो रही है इंडिपेंडेंट इवेंट, मतलब एक दूसरे से उसका कोई लेना देना, जिसमें उसकी प्रोबेबिलिटी कम ज्यादा हो रही है, कुछ इफेक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर, उसको कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट। तो यहाँ पर A एंड B आर टू डिपेंडेंट इवेंट्स। अगर ये दो डिपेंडेंट इवेंट का मतलब वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। नीचे की प्रोबेबिलिटी आपकी पहली हो जाएगी नीचे वाली इवेंट की, वो आपको पता रहेगी, उसके बेस पे आपको ऊपर वाली इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो A एंड B आर टू डिपेंडेंट इवेंट देन P ऑफ A ऑन B। देखिए यहाँ पर बेस में B लिखा हुआ है, तो B इवेंट पहले हो जाएगी आपकी, फिर इसके बेस पे अपने को प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना है? A की निकालना। ये कहलाती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी। ये अपन पहले टॉपिक में पहली एक्सरसाइज में अपन इसको पढ़ चुके।
तो पी ऑफ ए अपॉन, जब भी आपको ऐसी अपॉन वाली प्रोबेबिलिटी मिलेगी तो इसका मतलब होगा कि वो इवेंट जो है वो डिपेंडेंट है, क्योंकि बी के ऊपर ए डिपेंड कर रहा है। और इसकी वैल्यू है अपने पास में, दो इवेंट है ए और बी, तो उसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी न्यूमरेटर में आ जाती है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और अपॉन जो इवेंट नीचे है उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ बी। ये फॉर्मूला है अपने पास में, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बताया मैंने आपको ये, पी ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। ऐसा हो गया। अब देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये पी ऑफ बी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप यहाँ पर, पी ऑफ बी ऊपर आ गए इनटू पी ऑफ ए ऑन बी, ए अपॉन बी, ऐसा भी लिख सकते हो। ये तीन सिंबल बताया था मैंने आपको, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, और फ्रैक्शन बार ऐसे भी लगा, तीनों का मतलब एक ही, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ अपन यूज करते हैं। तो ये पी ऑफ बी का मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा आ गया। इसको आप एक इक्वेशन दे दो। अब इसको नोटिस करो, इसमें क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे पी ऑफ बी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नीचे बी रहे, तो अपने सॉल्व करके निकाले इसको। यहाँ अगर पी ऑफ बी लिख रहे हैं अपन, तो यहाँ पे पी ऑफ ए अपॉन, मतलब ये ऊपर रहेगा यहाँ का बी, यहाँ पी आपको ऊपर दिखाई देगा, यहाँ पे पी आपको नीचे दिखाई, ये याद रखने के लिए बता रहा हूँ, पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए अपॉन। अभी एक और बताता हूँ, एंड पी ऑफ बी अपॉन ए, ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए, मतलब यहाँ पर ए इवेंट पहले ही हो गई, उसके बेस पे बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है पी ऑफ बी अपॉन ए, इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन। अपॉन वाली जब भी प्रोबेबिलिटी आप लिखेंगे तो वो डिपेंडेंट इवेंट है, ये दोनों इवेंट जो है वो डिपेंडेंट लिए अपन, मतलब यहाँ पर बी इवेंट जो है वो ए के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो पी ऑफ बी अपॉन ए या बी ऑन ए का मतलब क्या होता है, इसके लिए अपने पास में फॉर्मूला है पी ऑफ, अब देखो यहाँ पर दो इवेंट है ए और बी, तो दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, अब आप चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो, बात एक ही है, तो मैं इसको ए इंटरसेक्शन बी लिखता हूँ, न्यूमरेटर में ये आ गया। अब डिनोमिनेटर में जो इवेंट नीचे रहती है उसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं अपन, तो ये आ जाएगा पी ऑफ, ये आपको पहले से पता है। अब ये पी ऑफ ए का मैं क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देता हूँ जैसा अभी किया था, तो विच एम्प्लाइज ये पी ऑफ ए आपका यहाँ आ गया इनटू पी ऑफ बी अपॉन ए या बी ऑन ए, कुछ भी बोलो उसको, इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आया, ऐसा है। इसको इक्वेशन सेकंड दे दो और इसको थोड़ा सा नोटिस करो। देखो यहाँ पे पी ऑफ ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पी ऑफ बी अपॉन ए, यहाँ पे ए नीचे आ रहा है, यहाँ पे ए ऊपर आ रहा तो यहाँ ए नीचे आया। पहले वाले में यहाँ पे बी ऊपर आया था, पी ऑफ बी आया था, तो यहाँ पे पी आया, मतलब ये याद रखने के लिए कि अपने को लिखना कैसे, जैसे आपने यहाँ पे पी ऑफ ए लिखे तो आपको यहाँ पी ऑफ बी अपॉन ए लिखना है, आपने यहाँ पे पी ऑफ बी लिखे तो आपको यहाँ पे पी ऑफ ए अपॉन बी लिखना है, मतलब यहाँ जो बी ऊपर रहेगा वही वाला बी यहाँ पे नीचे रहेगा, यहाँ पे ए ऊपर है तो यहाँ पे ए नीचे है। और ये दोनों भी किसके इक्वल आ रहा है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ रहा है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। मतलब आप पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को कैसा लिख सकते हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए अपॉन बी, या आप पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ ए लिख दो पहले इंटू पी ऑफ बी अपॉन ए लिख। आपको याद ही रखना कि जो इवेंट आप जिसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ लिखेंगे वो वाली इवेंट यहाँ नीचे आना चाहिए, जैसे आपने यहाँ पे ए लिखे तो ये बी अपॉन ए आएगा, आपने यहाँ पे पी ऑफ बी लिखे तो यहाँ पे आपका नीचे बी आएगा। तो देयरफॉर ये दोनों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, देखो मैं पहले पी ऑफ ए लिख देता हूँ इनटू, अब मैंने यहाँ पे ए लिखा है तो मैं जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखूंगा उसमें ए को नीचे लिखूंगा, पी ऑफ बी अपॉन ए या बी ऑन, देखो यहाँ पर ए था तो नीचे ए आया, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को अपन ऐसा लिख सकते हैं, एंड अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, पहले बी को लिख देता हूं मैं, तो पी ऑफ बी, अब देखो मैंने यहाँ पर पी ऑफ बी लिखा है तो इधर जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखूंगा उसमें बी को नीचे लिखूंगा, पी ऑफ ए ऑन बी। देखो जैसा बता रहा हूँ ऐसे ही हो रहा, यहाँ पे बी लिखा है मैंने पी ऑफ बी तो नीचे बी रहा था, तो ये जो दोनों चीजें आई अपने पास, ये वाली और ये वाली, ये दोनों ही आपके
मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी इधर रहेगा, आप इधर पी ऑफ ए लिखो इनटू पी ऑफ बी अपॉन ए लिखो, या आप पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को पी ऑफ बी लिखो इनटू पी ऑफ ए अपॉन बी लिखो। समझ में आया ये? तो ये दोनों जो है, ये जो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको हाइलाइटर से कर दिया, आर नोन एज मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मतलब प्रोबेबिलिटी में आपको इवेंट को ऐसे मल्टीप्लाई करना, प्रोबेबिलिटी को ऐसे मल्टीप्लाई करना। लिख देता हूँ इसको, आर नोन एज multiplication theorem of probability are known as multiplication theorem on probability। ये दोनों मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी मैंने प्रूफ करके बता दिया, इसको सॉल्व करके निकाल लिया और समझाया उसको याद रखने के लिए। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो कैसा लिखेंगे, पी ऑफ ए इंटू लिखेंगे पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी अपॉन ए लिखेंगे। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को आपको पी ऑफ बी आपने पहले लिख दिए तो इंटू पी ऑफ ए अपॉन बी लिखेंगे। जो यहाँ लिखा रहेगा, जो इवेंट यहाँ लिखी रहेगी वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे, जो इवेंट यहाँ लिखी रहेगी वो डिनोमिनेटर। ये दोनों को आप याद कर लो, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, जैसी अपनी कंडीशन रहेगी अपन उसका यूज कर लेंगे। अपने पास में ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी है तो पी ऑफ ए लिख लो यहाँ पे, जब यहाँ पी ऑफ ए लिखेंगे तो यहाँ पर पी ऑफ बी अपॉन ए वाला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसके ऊपर, ए के ऊपर। आपके पास में बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है तो आपको यहाँ पर ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली इवेंट पहली हो जा रही है, जो नीचे वाली इवेंट रहेगी वो पहले। देखो यहाँ पे नीचे वाली इवेंट पहली होगी, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को पता है। देखो ये पता है पी ऑफ ए, इसको यहाँ लिख दिया, अब ये पी ऑफ बी अपॉन है यहाँ पे ये बी इवेंट पहली हो गई तो इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को पता है, तो ये पी ऑफ बी यहाँ आ गया और पी ऑफ ए अपॉन बी। ये दोनों भी जो है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। समझ में आ गया आपको दोनों? लेकिन इसमें जब भी आपको ऐसी अपॉन वाली प्रोबेबिलिटी आपको गिवन रहेगी, ऐसी अपॉन वाली इवेंट रहेगी, तो वो डिपेंडेंट इवेंट है। यहाँ पर बी जो है वो ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है और यहाँ पर ए जो है वो बी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। याद रहेगा? ठीक, चलिए आगे बता दो, थोड़ा धीरे धीरे समझ में आता है, फिर अभी इसको अपन क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी सारी चीज। लेकिन अब इसको समझने के लिए आपको ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया उसके ऊपर एक एक्सरसाइज अपन ने करे, वो आपको आना चाहिए। अब मैंने पहले दिन ही आपको बता दिया कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज अपनी पूरी प्रोबेबिलिटी में रहे, क्योंकि इसी से चीजें आगे बढ़ती जाए। तो जिसने वो चीज नहीं पढ़ा है उसको वो पढ़ना पड़ेगा। चलिए, ये हो गई डिपेंडेंट इवेंट थी ए और बी। अब मान लीजिए ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट रहती है तो क्या हो। चलिए दूसरा टॉपिक है अपना, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन। अब देखिए हमने कंसीडर कर लिए, एफ का मतलब कंसीडर ही है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है एक दूसरे से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब एक दूसरे से कोई लेना देने का मतलब यह है कि अपने पास में एक डाई है, लूडो की डाई रहती है 1 2 3 4 5 6, उसके ऊपर डिजिट रहते हैं। अपन ने उसको 2 बार अपन टॉस कर रहे हैं, तो पहली बार अपन ने टॉस करे तो 6 आया, ठीक है, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 6 कितने उसमें 1 है, तो 1 पॉसिबल केस है उसके अंदर, फेवरेबल केस, टोटल 6 है तो 1/6 उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब दूसरी बार में कोई दूसरा डिजिट आता है, 2 आता है, तो 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2 आने की अपन ने एक बार फेंके तो 6 आया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। अब दूसरी बार अपन ने फेंके तो 2 आया, तो 2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी। 2 1 है उसके अंदर, टोटल 6 है, तो 1/6 हो गई दोनों की प्रोबेबिलिटी। लेकिन पहली बार में जो 6 आया था उसका दूसरी बार में 2 आने से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बार आप उसको थ्रो करो तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, कुछ भी होगा, तो पहले वाले की प्रोबेबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उससे उसका कोई लेना देना ही नहीं है। दूसरी बार में भी अगर 6 आ गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी प्रोबेबिलिटी अलग है, तो एक दूसरे का उसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। जैसे प्लेइंग कार्ड का पैक लिया आपने, उसमें से एक किंग निकाले आपने, वो जो भी आया उसके आपने प्रोबेबिलिटी निकाल ली तो 1/32 आई, उस किंग को आपने वापस उसके अंदर रख दिया। अब दूसरी बार एक कार्ड निकाल रहे हैं आप, तो उसका इफेक्ट जो है उस पहले वाले किंग के ऊपर पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि फिर से उसके अंदर 52 कार्ड आ गए। अब दूसरी बार में किंग आए या एस आए या 10 आए या 2 आए, 5 आए, जैक आए, क्वीन आए, कुछ भी, उससे पहले वाले के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि 52 कार्ड फिर से उसके अंदर हो गए। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उसका पहली वाली के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इफेक्ट कब पड़ता है उसका, जब आप निकाले वाले कार्ड को उसके अंदर वापस नहीं रखते, उसमें उसके अंदर नंबर ऑफ कार्ड्स कभी कम हो जाते, तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता। दूसरी बार आप कौन सा कार्ड निकालो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ कम ज्यादा हो जाती, तो उसको कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट। और इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब आपको 2 बार कॉइन को टॉस करना है, पहली ये 2 बार आपको डाई को थ्रो करना है, आपने पहली बार फेंके कुछ, आप दूसरी बार फेंको तो कुछ भी आए, इससे कोई पहली वाली के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा।
या उसका उससे कोई लेना देना, आप चाहे दूसरी बार में टॉस करो या मत करो, उससे कुछ लेना देना नहीं। तो ऐसी इवेंट जिसका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहता उसको इंडिपेंडेंट कहते हैं। कि दो चीज आ रही है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट में क्या होगा कि एक प्रोबेबिलिटी पहले, एक इवेंट पहले हो जाएगी, उसके बाद उसका इफेक्ट दूसरे के ऊपर पड़ेगा। और इंडिपेंडेंट में पहली इवेंट हो गई, अब दूसरी इवेंट चाहे कैसी भी हो रही उसका पहली वाली के ऊपर, उसका कोई पहली वाली का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, मतलब पहली वाली की वजह से उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही। आपने कार्ड जहां के वहां वापस रख दिए तो फिर से 52 कार्ड हो गए, 4 किंग हो गए, आप कोई भी कार्ड निकालो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी जैसी प्रोबेबिलिटी आना वैसी आएगी, पहले वाली इवेंट से उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसी इवेंट को इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। तो यहां पर मैंने ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट कंसीडर किया है। देन अब क्या होगा कि पी ऑफ ए ऑन बी, ए अपॉन बी की वैल्यू क्या होगी? पी ऑफ ए ऑन बी का मतलब है कि ये बी वाली इवेंट पहले हो गई, अब हमको ए वाली इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी। और यहाँ पे अपन ने क्या लिया कि ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब यहाँ पे अपन ने ये जो लिखा इसका मतलब है कि बी के ऊपर ए डिपेंड कर रहा है। तो जब ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इस ए का इस बी से कोई लेना देना नहीं है, तो पी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए हो। इसमें का नीचे का बी हटा देगा, वो यूजलेस, उसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ये बी के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो अपने को इसको अपॉन में लिखने की जरूरत ही नहीं है। अपॉन में कब लिखते हैं? जब ए इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर पी ऑफ ए अपॉन बी अपने पास में है और वो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो उसकी वैल्यू पी ऑफ ए होगी। और अगर ये डिपेंडेंट इवेंट रहती कि ए अगर बी के ऊपर डिपेंड करती तो पी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू क्या होता? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, ऐसा लिखना पड़ता। बात समझ में आ रही है आपको? अगर ए इवेंट बी के ऊपर डिपेंड करेगी तो पी ऑफ ए अपॉन बी क्या होता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला ये है ना, जो दो इवेंट है उसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी न्यूमरेटर में रख दो और जो इवेंट बाद नीचे लिखी हुई डिनोमिनेटर में उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दो, तो पी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। लेकिन ऐसा कब होता है? ऐसा जब होता है जब ए इवेंट बी के ऊपर डिपेंड करती है, दोनों डिपेंडेंट इवेंट रहती तब होता है। अब हमने कंसीडर करे कि ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, ए का बी से कोई लेना देना नहीं है, बी का ए से कोई लेना देना नहीं है, तो पी ऑफ ए अपॉन बी में का ये नीचे वाला जो जिसके ऊपर वो डिपेंड करती है इसका कोई रोल नहीं है, तो इसको हटा दो तो केवल आपका पी ऑफ ए आ जाए। सिमिलरली ऐसे ही एंड अगर पी ऑफ बी अपॉन ए अपन निकाल रहे हैं तो ये कहलाती है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बी जो है वो ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू भी होती है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नीचे ए है तो पी ऑफ ए, ऐसा होता है पी ऑफ बी अपॉन ए, होता है ऐसा फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि बी जो है वो ए के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो ए की यहाँ जरूरत ही नहीं है, तो पी ऑफ बी अपॉन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये पी ऑफ बी हो जाएगा। आई बात समझ में? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में डिफरेंस समझ में आ रहा है? डिपेंडेंट रहेगी तो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला लगा। अब जब वो डिपेंड ही नहीं कर रही तो पी ऑफ ए अपॉन बी जब उसके ऊपर डिपेंड नहीं करे तो बी को लिखने की जरूरत ही नहीं। जब ये डिनोमिनेटर यहाँ से हट ही गया तो अब तो केवल ए ही बचा यहाँ पे, तो ये पी ऑफ ए हो गया। यहाँ से भी डिनोमिनेटर हट गया आपका तो केवल पी ऑफ बी बच गया बचा। तो अब देखिए, अभी हमने एक फॉर्मूला प्रूव किए हैं ये वाला, अब मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ये वाले फॉर्मूले का यूज करके मैं दो रिजल्ट निकालता हूँ। तो बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, अभी मैंने प्रूव कर दिया है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से क्या होगा कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी अपॉन ए, ऐसा है। देखो यहाँ पे ए लिखे हैं अपन ने, यहाँ पे ए लिखे तो यहाँ पे नीचे ए आया। अगर अपन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को दूसरा वाला लिखते, पी ऑफ बी अगर यहाँ लिखते हैं तो यहाँ पर पी ऑफ ए अपॉन बी आता। तो मैंने एक लिया पहले वाला, कोई भी एक ले सकते, दो है अपने पास है, अभी मैंने ये वाला लिया। तो अब इसके अंदर देखो अपन वैल्यू रखते हैं, अपन ने ये वाली वैल्यू पहले निकाल ली है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए ऐसे ही रहेगा इनटू पी ऑफ बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? देखो पी ऑफ बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? पी ऑफ बी अपॉन ए मतलब ये है ही नहीं, यहाँ पर डिपेंड ही नहीं कर रही, तो ये केवल पी ऑफ बी आ जाएगा, नीचे वाले को छोड़ दो। पी ऑफ बी अपॉन ए को क्या लिख सकते? पी ऑफ बी लिख सकते, क्योंकि बी जो है वो ए के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही। जब पी बी ए के ऊपर डिपेंड नहीं करे तो पी ऑफ बी अपॉन ए की वैल्यू पी ऑफ बी है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आया? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी आया। ये आपका एक थ्योरम प्रूफ हो गया, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। और अगर आप दूसरा लेते हैं सिमिलरली
अगर आप ये वाला लेते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से, पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ, यहाँ पी है तो नीचे भी आएगा पी ऑफ ए अपॉन बी। ऐसा अगर लेते आप ये वाला दूसरे वाला मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लेते, यहाँ पे वैल्यू रखते तो क्या होता, विच एम्प्लाइज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये पी ऑफ बी को ऐसे ही रहने दो, और यहाँ देखो पी ऑफ ए अपॉन बी, ए बी के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो पी ऑफ ए अपॉन बी की वैल्यू निकली हुई है अपने पास में पी ऑफ ए, तो इस पी ऑफ ए अपॉन बी को पी ऑफ ए लिख सकते। तो देखो क्या आया, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए। अब आप पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए लिखो या पी ऑफ ए इंटू बी लिखो, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही। देखो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए, तो जनरली अपन लिखते क्या है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी लिखते हैं, पहले ए को लिख देते फिर बी को लिख देते हैं। तो अब देखो दो चीज आ गई आपके पास में, एक मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी जिसमें ए और बी अगर डिपेंडेंट इवेंट है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी अपॉन, ये वाली है एक पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू देखो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी अपॉन। लेकिन ऐसे कब लिखना है आपको, जब डिपेंडेंट इवेंट रहेगी ए और बी तब, और जब इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन वही का वही है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वही है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ, इसमें डिपेंडेंट वाली इवेंट नहीं आएगी। यहाँ दूसरे में भी देखो, अगर ए और बी डिपेंडेंट इवेंट थी तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए अपॉन बी लिखो, और अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए या पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ। दोनों चीजों में डिफरेंस समझ में आपको आ गया होगा मेरे ख्याल से, आया भाई सारे बच्चों को। देखो यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, जिसके बाद में क्वेश्चन पे अपने को यही दो चीज अप्लाई करना है। क्वेश्चन मिक्स होके आएंगे, कोई डिपेंडेंट इवेंट का आएगा, कोई इंडिपेंडेंट इवेंट का आएगा, किसी क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि ये डिपेंडेंट इवेंट है तो आपके लिए अच्छी बात है, आप डायरेक्ट ये अपॉन वाली प्रोबेबिलिटी लगाएंगे। किसी में नहीं बोला जाएगा, किसी में इंडिपेंडेंट इवेंट बोल दिया जाएगा तो आप डायरेक्ट ये बिना अपॉन वाली पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी लिखेंगे, पी ऑफ इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। और किसी में आपको बताया नहीं जाएगा कि कौन सी इवेंट, आपको खुद ही अपना लॉजिक लगा के समझना पड़ेगा कि इवेंट गिवन इवेंट जो है वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। अगर इवेंट डिपेंडेंट निकली तो आपको ये फ्रैक्शन वाली प्रोबेबिलिटी लगाना है, और अगर इवेंट आपकी इंडिपेंडेंट निकली तो बिना फ्रैक्शन वाली निकालना है। और ये बिना फ्रैक्शन वाली तो आसानी से याद रहती है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। लेकिन ऐसा कब होगा, जब ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट होगी, और ए और बी जब डिपेंडेंट इवेंट होगी तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए आपने पहले लिखे तो मल्टीप्लाई में पी ऑफ बी अपॉन ए लिखेंगे। और अगर आपने दोनों इवेंट डिपेंडेंट है आपकी और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अगर पहले आपने पी ऑफ बी लिख दिए तो इनटू पी ऑफ ए अपॉन बी का मल्टीप्लाई करें। डिपेंडेंट इवेंट में आपको फ्रैक्शनल प्रोबेबिलिटी का यूज करना है मल्टीप्लाई में, और इंडिपेंडेंट इवेंट में डायरेक्ट। दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों से वैल्यू किसकी निकल रही है, ए इंटरसेक्शन बी की। समझ आ गई, डिपेंडेंट इवेंट और ये दोनों आपके क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, आपको याद रखना। ये मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया ना, प्रूफ करके वैल्यू निकल गई कि ये वैल्यू ये कैसी आ गई और ये वैल्यू ये कैसे। देखिए प्रोबेबिलिटी का खेल यही है, आपकी जो प्रोबेबिलिटी उसमें यही खेल है कि आपको ये चीजें समझना है कि कौन सी इवेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला है, दोनों साइड दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी ऑफ इंटरसेक्शन। और एंड, ये इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी एंड बी की प्रोबेबिलिटी, और दोनों इवेंट आपके डिपेंडेंट है या इवेंट है। और वैसी भी आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इवेंट बेस्ड है, जैसी इवेंट रहेगी उसके बेस पे आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर। इवेंट बेस्ड प्रोबेबिलिटी अपन पढ़ रहे हैं आपके कोर्स में है, इवेंट पे आपकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर रही है कि इवेंट किस टाइप की। तो अब ये दो नई चीज आ गई आपको क्वेश्चन में कि अगर इवेंट डिपेंडेंट रहेगी तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, और इंडिपेंडेंट रहेगी तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है। मैंने मोटे तौर पे आपको बता दिया, डिपेंडेंट के लिए किसी चीज को किसी पर डिपेंड कराना है आपको, मतलब फ्रैक्शन वाली प्रोबेबिलिटी वहां पे यूज करना है। और एक आपके पास में पहले से था पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए, दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और डिनोमिनेटर में जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दो। ऐसी चीजें एक दूसरे से जुड़ती चली जाएगी प्रोबेबिलिटी के अंदर, तो पीछे की प्रोबेबिलिटी यदि आपको आती रहेगी, आगे की प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आती रहेगी। पीछे की चीजें ही यदि आपको नहीं पता है तो आगे की चीजें मैं चिल्लाता रहूंगा, एक चीज को 10-10 बार बताता रहूंगा, 20-20 बार बताता रहूंगा, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगा जब तक कि आपको पहले की चीजें पता नहीं रहेगी। अब ये समझ में उसी बच्चे को आएगा जिसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पता है, क्योंकि मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आगे इंप्लीमेंट करके नई चीजें निकाल रहा हूं। अब ये डिपेंडेंट इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट की दो प्रोबेबिलिटी मैंने बता दिया आपको। अब ये चीजें आपको पता रहेगी तो इसके बाद में जब अपन आगे जाएंगे तो आपको आगे की चीजें फिर समझ में,
एक भी चीज यदि आपने बीच में की स्किप कर दिए तो फिर आपको आगे की चीजें समझ में नहीं आएगी। फिर आखिरी में बच्चा मुंह उठा के बोल देता है कि सर प्रोबेबिलिटी का चैप्टर समझ में नहीं आया। मेरे सामने आके नहीं बोलता, दूसरी जगह पढ़ने वाले बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर सारी चीज हो गई, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर समझ में नहीं आया। मुझे पता है कि समझ में नहीं आया, है ना। तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ेंगे इसको। प्रोबेबिलिटी का चैप्टर समझने वाला चैप्टर है, इसलिए मैंने इसको टुकड़े टुकड़े में उदाहरण लिया कि एक जाइए इसको मैं पढ़ाऊंगा, टाइम लगता है मेरे को इसको पढ़ाने में। अच्छे से नोट कर लिए भाई, इसको अच्छे से नोट कर लेना, इसको घबराना नहीं, बहुत आसान चीज है। चल अब मैं आपको छोटे छोटे नोट बता देता हूँ, बड़े काम के नोट है वो भी, तो छोटे छोटे नोट, और फिर उसके बाद में एक्सरसाइज चालू करता हूँ इसी से रिलेटेड जो चीजें बताया था मैंने आपको। नोट मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ए बी एंड सी। देखिए थर्ड इवेंट मैंने और ले लिया, दो इवेंट तो रहती है अपने पास ए बी सी, अब मान लीजिए तीन इवेंट आ गई किसी क्वेश्चन। इफ ए बी सी आर डिपेंडेंट इवेंट्स, डिपेंडेंट इवेंट्स, देन देखिए मैंने क्या लिखा है कि ए बी सी तीन इवेंट और ये डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है, मतलब एक दूसरे का इफेक्ट उनके ऊपर पड़ रहा है। मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब निकाले गए कार्ड को उसके अंदर वापस नहीं रखते जाएंगे और कार्ड निकालते जाएंगे। पहले एक निकाले वाले को बाहर फेंक दिए, उसमें 51 बचे, फिर दूसरा निकाले, फिर निकाले वाले को बाहर फेंक दिया, उसके अंदर 50 बचे, फिर तीसरा निकाले, ऐसा केस रहेगा विदाउट रिप्लेसमेंट। और विथ रिप्लेसमेंट वाला जो केस होता है कि निकाले वाले कार्ड को दिया वापस आपने उसी के अंदर रख दी और फिर निकाल रहे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। डिपेंडेंट मतलब जो डिपेंड करता है। इफ एबीसी आर डिपेंडेंट इवेंट्स, देन अगर ये एबीसी तीनों डिपेंडेंट इवेंट है तो आपको ये याद रखना है कि डिपेंडेंट इवेंट में जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो फ्रैक्शनल आएगी, फ्रैक्शन वाली। तो क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, देन P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C अगर आपको निकालना है, देखो इसका मतलब समझ लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, मतलब ये तीनों इवेंट, और इस बात की प्रोबेबिलिटी अगर अपने को निकालना है तो ये क्या हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो ये वाली A इवेंट हो जाएगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी P ऑफ A, ये इवेंट हो गई। अब उसके बाद में ये B इवेंट होगी, तो बी इवेंट इस ए के ऊपर डिपेंड करेगी, तो इसको क्या लिखेंगे, पी ऑफ बी ऑन ए या बी अपॉन ए। देखो यहां पर ए लिखा था तो यहाँ नीचे ए आ गया। अब ये ए इसके अपॉन में क्यों आया, क्योंकि बी इवेंट जो है वो ए इवेंट के ऊपर डिपेंड करे, ए इवेंट पहले ही हो गई, उसका इफेक्ट इसके ऊपर पड़ रहा है। अब तीसरी इवेंट होना है इनटू पी ऑफ सी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा। देखो तीन इवेंट है एबीसी और तीनों कैसी है, डिपेंडेंट इवेंट है। तो पहले एक इवेंट हो गई ए हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी भी आ गई अपने पास पी आ गई। अब अपन पी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो पी इवेंट का इफेक्ट ए इवेंट का इफेक्ट जो बी के ऊपर पड़ जाएगा, तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो रही, पी ऑफ बी अपॉन ए। पी ऑफ बी नहीं लिखेंगे, पी ऑफ बी अपॉन ए लिखेंगे, क्योंकि बी जो है वो ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब तीसरी इवेंट होना है, तीसरी इवेंट के पहले ये दो इवेंट पहले ही हो चुकी है ए और बी, अब तीसरी जो इवेंट होगी तो ये दोनों का मिक्सचर इफेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा। मिक्स मतलब कॉमन इफेक्ट पड़ेगा जो ए और बी का है, तो इसलिए यहाँ पे सी लिखा गया है, पी ऑफ सी, और उसके इंटरसेक्शन से उसको डिवाइड करेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब उसके ऊपर ए का भी इफेक्ट पड़ रहा है और बी का भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी अपॉन ए इंटू पी ऑफ सी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी। देखो यहाँ पे पी ऑफ ए लिखा था तो मैंने नीचे ए लिख दिया, ए से ए कैंसिल हो गया आपका, ये पी ऑफ बी। अब ये हो गया बी अपॉन, अब ये आपको सी वाली इवेंट होना है, तो सी वाली इवेंट को पी ऑफ सी नहीं लिखेंगे, क्योंकि सी जो है वो ए और बी दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो पी ऑफ सी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी से डिवाइड, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए भी आ गया उसके अंदर और बी भी आ गया, तो इसका फॉर्मूला ऐसा बनेगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी अपॉन ए इंटू पी ऑफ सी अपॉन ए इंटरसेक्शन। ऐसा कब हो रहा है, जब ए बी सी डिपेंडेंट इवेंट है। अब इसी में एक दूसरा देख, दूसरा नोट, if A, B and C are independent events, then अब देखिए एबीसी जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट, एक दूसरे से उसका कोई लेना देना नहीं है। एक दूसरे से कोई लेना देना का मतलब ये जो पी ऑफ बी अपॉन ए लिखा हुआ है, बी ए के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही, तो इसके प्लेस पे बी आ जाएगा। और ये सी जो है, सी का भी ए और बी से कोई लेना देना नहीं है, तो पी ऑफ सी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी के प्लेस पे सी आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा,
P of A intersection B intersection C is equal to P of A into P of B into P of C। बस एक ही हो गया, एक ही हो गया। देखो एबीसी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन मतलब तीनों इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ। इंडिपेंडेंट है तो फ्रैक्शन वाली प्रोबेबिलिटी आना ही नहीं है, इसके प्लेस पे पी रख देंगे और इसके प्लेस पे सी रख देंगे, पूरे के प्लेस पे। इसके पहले बता चुका मैं आपको। तो दोनों चीजें आएगी, आपको 3 इवेंट दी रहेगी। अब अगर इवेंट डिपेंडेंट है तो आपको ये वाली प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये प्रोबेबिलिटी आपको निकालना पड़ेगा। जैसे ए की प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट निकल जाएगी, बी की प्रोबेबिलिटी को आपको पी ऑफ बी अपॉन ए निकालना पड़ेगा। पी ऑफ बी अपॉन ए आप कैसा निकालेंगे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से निकालेंगे। बी और ए की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी न्यूमरेटर में रखेंगे और ए नीचे है तो पी ऑफ ए से उसको डिवाइड करें, कभी निकालने का बोलेगा। और ये वाली अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना पी ऑफ सी ऑफ ए इंटरसेक्शन, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगी और नहीं रहेगी तो आप निकालेंगे कैसे? 3 इवेंट है तो तीनों का इंटरसेक्शन ऊपर ले लेंगे और नीचे डिनोमिनेटर में जो है इसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड, मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से उसको डिवाइड कर, अगर इवेंट डिपेंडेंट है तो। और इंडिपेंडेंट है, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सीधा हो जाए। अब ये मैंने 3 इवेंट के लिए बताया, मान लीजिए ऐसी एन इवेंट हो जाए तो उतनी इवेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, इसी वे में जैसा ये मैक्सिमम अपने क्वेश्चन में 3 की इवेंट आती है, इसलिए 3 के लिए बताया। 4 इवेंट हो गई, डी भी आ गई मान लीजिए, तो यहाँ पे पी ऑफ डी का भी इंटू हो जाएगा इंडिपेंडेंट केस में। और डिपेंडेंट वाले केस में ये सी के बाद में यहाँ पे पी ऑफ डी आ जाएगा, तो ये डी आ जाएगा। अब डी किस पे डिपेंड करेगा? ए पे भी कर रहा, बी पे भी कर रहा, सी पे भी कर रहा है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐसे से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के लिए? आगे अब बोले सर ज्यादा मत बताओ, आ गया ना समझ में? बस अब इतनी चीज यदि आपको समझ में आ गई तो अब तो क्वेश्चन इसके अकबर भी कर ले। अब कुछ नहीं है, इन्हीं चीजों में अपने को वैल्यू रखना है और आंसर। और अब इतनी चीजें मैंने आपको बता दिया है कि अब आपको क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे और जब मैं क्वेश्चन में लगाऊंगा तो सारे जो डाउट्स किसी के दिमाग में आ रहा है कुछ आ रहा है तो वो भी सब क्लियर हो जाएंगे। और एक बार ये एक्सरसाइज में शुरू करूंगा और खत्म करते करते आपको इसके ऊपर अच्छी खासी कमांड आ जाएगी और सारे डाउट्स सारी सब चीज क्लियर हो जाएगी। बस लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, 2-4-6 क्वेश्चन करने के बाद में माइंड सेट होगा आपका कि ये क्वेश्चन ऐसे करते हैं। ठीक, चलो देखिए ये जो चैप्टर है ये मेरी पसंद का चैप्टर, ये मेरी पसंद का चैप्टर इसलिए है, खैर मेरे को तो सभी चैप्टर अच्छे लगते हैं ऐसी बात नहीं, लेकिन ये चैप्टर ज़्यादा अच्छा मेरे को इसलिए लगता है कि इसमें मेरे को अच्छा बच्चों से बातचीत करने का मौका मिलता है। बाकी चीज़ में क्या है, ज़्यादा मौका नहीं मिलता, उसमें लिखना ही लिखना पड़ता है। इसमें लिखना तो पड़ता ही है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता है, बताना ज़्यादा पड़ता है। तो इसलिए ये चैप्टर अच्छा है और इसमें हर एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग भी रहती है और एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, if P of A is equal to 3/5 and P of B is equal to 1/5 and P of A intersection B, if find P of A intersection B, ये आपको फाइंड आउट करना है। if A and B are independent events, A and B are independent events, देखिए आपको करना क्या है क्वेश्चन में, A इंटरसेक्शन B की वैल्यू निकालना है। आपको P ऑफ A और P ऑफ B की वैल्यू गिवन है और कंडीशन दे दिया है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो A इंटरसेक्शन B निकालने के लिए अपने पास में डिपेंडेंट इवेंट के लिए फॉर्मूला है P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इनटू P ऑफ B अपॉन A। और जब इवेंट इंडिपेंडेंट रहती है A और B तो अपने पास में P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालने के लिए फॉर्मूला है P ऑफ A इनटू P ऑफ B। तो जब ये इंडिपेंडेंट इवेंट है P ऑफ A P ऑफ B की वैल्यू गिवन है तो आपको पता हो गया इसके अंदर कि P ऑफ इंटरसेक्शन B के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, P ऑफ A इनटू P ऑफ B लगाएंगे। चलिए मैं लिखता हूँ इसको, P of A is equal to 3/5 and P of B is equal to 1/5 और आपको P of A intersection B कैलकुलेट करना is equal to क्वेश्चन में। ये मैंने क्वेश्चन से देख के लिख दिया, वही कॉपी करते हैं। अब A and B are independent event थी, वही आपको A and B are independent events, then क्या फॉर्मूला हो जाएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इनटू P ऑफ B। यही फॉर्मूला रहेगा इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए। वैल्यू रख दो इसके अंदर डायरेक्ट, P ऑफ A की वैल्यू 3/5 इनटू P ऑफ B की वैल्यू 1/5। इसको सॉल्व करो, 3 1 जा 3 अपॉन 5 5 जा 25, बस यही आपका आंसर होगा।
पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई 3/25। जो प्रोबेबिलिटी आपकी आ रही है, आप ध्यान रखिए कि प्रोबेबिलिटी मस्ट लाई बिटवीन 0 and 1, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1, और बाकी प्रोबेबिलिटी उसके बीच में, उससे छोटी भी नहीं आएगी उससे बड़ी भी नहीं आएगी। प्रोबेबिलिटी हमेशा मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 और बाकी की प्रोबेबिलिटी उसके बीच में, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन आर इक्वल टू 1 आता है। ये चीज का ध्यान रखेंगे। आ गया आंसर, आंसर दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3/25 आ गया। अब देखो इससे आसान क्वेश्चन मिल रहा है क्या आपको कहीं? बस अपन ने फॉर्मूला रखी और उसमें वैल्यू आ गई। सिर्फ फॉर्मूले में दो चीजें, एक बार फॉर्मूला डिपेंडेंट के लिए अलग हो जाता है और इंडिपेंडेंट के लिए अलग हो जाता है। वो दोनों चीजें मैंने आपको क्लियरली समझा दी है। ठीक है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, सब चीज गिवन है, जो बोल रहा है उसी को फॉलो करके आपको फॉर्मूला लगाना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2 cards are drawn at random and without replacement, बहुत काम का वर्ड है, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स का पैक देखिए आपने, उसके अंदर 52 कार्ड्स रहते हैं। 10th क्लास से आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे हैं कम से कम, उसके पहले भी थी 9th वाइन्थ में, उसमें कार्ड वाली प्रोबेबिलिटी नहीं थी, लेकिन आपको कार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। 52 कार्ड्स का पैक है, उसमें से 2 कार्ड्स निकाले जा रहे हैं, आर ड्रॉन एट रैंडम। एट रैंडम मतलब कोई भी कार्ड, कोई भी 2 कार्ड आपको निकालना, एक निकालो फिर दूसरा निकालो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। वो दोनों भी कार्ड जो आप निकाले, एक कार्ड आपने निकाले फिर आपने दूसरा कार्ड निकाले, रैंडमली कोई भी कार्ड निकाल सकते, और विदाउट रिप्लेसमेंट, जब आप पहला कार्ड निकालेंगे इसको वापस उसके अंदर नहीं रखना है। एक कार्ड निकाले आपने और उसको बाहर रख दिए, फिर आपको दूसरा कार्ड निकालना, इसको कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि जब आप एक कार्ड निकालेंगे और उसमें वापस नहीं रखेंगे तो उसके अंदर एक कार्ड कम हो जाएगा, 51 कार्ड, 51 कार्ड उसके अंदर बचेंगे। फिर दूसरा कार्ड जो निकालेंगे आप वो 51 में से निकालेंगे। तो जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा रहेगा तो आप ये समझ जाना कि जो इवेंट है वो कैसी रहेगी, डिपेंडेंट रहेगी, क्योंकि डिपेंड करेगी, एक कार्ड उसके अंदर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ नहीं है, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, यहाँ पे उसने विदाउट रिप्लेसमेंट लिख दिया। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो इवेंट है वो डिपेंडेंट है, वो डिपेंड करेगी। मतलब आपने एक कार्ड निकाले और उसको वापिस उसके अंदर नहीं रखना है आपको, तो फिर जो दूसरा कार्ड निकालेंगे उसमें नंबर ऑफ कार्ड्स कम हो गए, ब्लैक कार्ड भी कम हो जाएगा उसमें, और टोटल कार्ड 52 थे तो उसमें भी 51 बचेगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये डिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन, आपको यहाँ पे लिख के नहीं देगा, वो क्वेश्चन में लिख के नहीं दिया है, तो आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना है कि इवेंट कैसी बनेगी। डिपेंडेंट इवेंट बनेगी तो आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना है कि निकाले गए दोनों कार्ड जो है वो ब्लैक होना चाहिए, मतलब पहला कार्ड भी ब्लैक होना चाहिए और दूसरा कार्ड भी ब्लैक होना चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके लिए 2 इवेंट सपोज कर लेता हूँ। 8, एक इवेंट ले लेता हूँ ए, सच दैट getting first card black। तो अपन 2 कार्ड निकालेंगे, उसमें से पहले कार्ड के ब्लैक निकलने वाली इवेंट को मैंने ए ले लिया, ए गेटिंग फर्स्ट कार्ड ब्लैक। ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको, दोनों ब्लैक, तो ए इवेंट ले लिया फर्स्ट कार्ड ब्लैक वाला। एंड बी इज एन इवेंट सच दैट गेटिंग सेकेंड कार्ड, ये भी ब्लैक निकलना चाहिए। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है अपन ने वैसी 2 इवेंट सपोज कर लिए। ए इवेंट ले लिए, पहला कार्ड ब्लैक निकलने वाली, बी इवेंट ले लिए, दूसरा कार्ड ब्लैक निकलने वाली, दोनों भी ब्लैक निकालना आप। अब आपको विदाउट रिप्लेसमेंट का केस दिया, इसका मतलब क्या होगा, अब ये जो 2 आपने ए और बी इवेंट सपोज कर, कैसी इवेंट हुई है, डिपेंडेंट हुई क्या इंडिपेंडेंट हुई, डिपेंडेंट हुई। तो ए एंड बी आर डिपेंडेंट इवेंट्स। देन अब हमने यहाँ पता लगा ली कि ए और बी जो है वो डिपेंडेंट इवेंट्स है। देन प्रोबेबिलिटी दैट, यहीं से देख के लिखेंगे, देखो, देन प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक, देन प्रोबेबिलिटी दैट both the cards are black। दोनों कार्ड के ब्लैक होने की जो प्रोबेबिलिटी वो क्या होगी, दोनों कार्ड के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये देखो, पहला वाला कार्ड ब्लैक है और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, और दूसरा वाला कार्ड भी ब्लैक है, तो ये दोनों के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब ये आया पी ऑफ इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, क्या आएगा फॉर्मूला, पहले ए इवेंट हो गई, पहला कार्ड आपने ब्लैक निकाल लिए, उस इवेंट को अपन ने ए लिए, पहला कार्ड आपने ब्लैक निकाले, उसकी इवेंट ए है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ऑफ ए। अब
जब आपने एक ब्लैक कार्ड निकाल लिया और उसको वापस गड्डी के अंदर नहीं रखे आपने, अब आप दूसरा ब्लैक कार्ड निकालेंगे तो वो पहले वाले के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्ड वहां पे एक ब्लैक भी कम हो जाएगा और एक आपका टोटल कार्ड में भी कम हो जाएगा। तो सेकंड कार्ड जब निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इनटू पी ऑफ बी अपॉन ए। और वैसा भी मैंने आपको बताया, अगर आपने यहाँ पे ए लिख दिए है तो आपको यहाँ पे अपॉन में ए लिखना है। देखो पहला कार्ड ए निकल गया आपका, ये वाली इवेंट पहली हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास। अब आपको सेकंड कार्ड ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या लिखना पड़ेगा, पी ऑफ बी अपॉन। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगी यहाँ पर डिपेंडेंट इवेंट के अंदर। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ऑफ ए इनटू पी ऑफ बी अपॉन। पहला कार्ड अपन ने ब्लैक निकाल दिया, उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए हो गया। अब पहला कार्ड निकाल के आपने अलग रख दिया, अब आप दूसरा फिर से ब्लैक कार्ड निकाल रहे हैं तो एक ब्लैक कार्ड उसके अंदर कम हो गया। टोटल कार्ड 52 में 26 कार्ड ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं, तो आप उसके अंदर 25 ही ब्लैक कार्ड बचे और टोटल 52 थे, तो एक कार्ड आपने बाहर फेंक दिए, तो अब उसमें 51 ही कार्ड बचे, इसलिए डिपेंड कर रही है इवेंट। तो सेकंड वाली जो इवेंट है बी, उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ बी ऑन ए होगा या बी अपॉन ए होगा। तो ये आपकी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी बनी, क्योंकि ए और बी जो है वो डिपेंडेंट इवेंट है। कभी ये इंडिपेंडेंट इवेंट होती तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी आता, लेकिन डिपेंडेंट इवेंट है इसलिए पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी अपॉन ए आ रहा है। ये समझ में आ रहा है आपको, मैंने फॉर्मूला बना के लिखा है। अब आपको यहाँ पर ये वाली प्रोबेबिलिटी रख के इसको सॉल्व कर, चल विच इज इक्वल टू, अब देखना पी ऑफ ए, और ए इवेंट क्या है, एक ब्लैक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी। अब सोचो प्रोबेबिलिटी अपनी वही होगी, ऊपर फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस और नीचे टोटल नंबर ऑफ केसेस, या न्यूमरेटर में फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। तो कितने ब्लैक कार्ड होंगे, 26 होंगे भाई। 26 ब्लैक रहते हैं और 26 रेड रहते हैं, तो 26 कार्ड में से एक कार्ड कितने टाइप से निकाल सकते हैं, 26 टाइप में से कोई भी एक निकाल सकते हैं आप। तो इसके फेवरेबल केसेस तो हो गए आपके 26 C1 भी लिख सकते हैं। 26 कार्ड में से एक ब्लैक कार्ड आपको निकालना है तो 26 C1 लिखेंगे, तो उसका मतलब भी 26 ही होगा। जब एक से ज्यादा कार्ड निकालना रहेगा तब अपन को कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। एक ही कार्ड निकालना है तो 26 वे हो गए 26 ब्लैक कार्ड में से निकालने के फेवरेबल केसेस। टोटल केसेस कितने हैं, 52 कार्ड है उसके अंदर, 52 में से एक कार्ड निकाले आपने तो 52 C1 या उसको 52। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी किसकी, पी ऑफ। ये एक ब्लैक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी आई 26 अपॉन 52, आगे उसको बाद में सॉल्व करें इनटू। अब ये वाली प्रोबेबिलिटी आपको निकालना, पी ऑफ बी ऑन ए। अब देखना ये जो बी कार्ड है ये भी ब्लैक कार्ड है और विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब निकाले गए कार्ड को वापस नहीं रखना है। तो अब पैक के अंदर कितने कार्ड बचे आपके ब्लैक वाले, 26 थे, उसमें से एक कम हो गया, निकाल के आपने अलग रख दिया उसको। अब 25 बचे, तो न्यूमरेटर में आपका 25 में से एक कार्ड आप कितने टाइप से निकाल सकते हैं, 25 टाइप से निकाल, 25 में से कोई भी एक कार्ड निकलेगा, तो उसके फेवरेबल केसेस हो गए 25। और टोटल केस कितने हो जाएंगे आपके, टोटल अब उसके अंदर कार्ड कितने बचे, 51 ही बचे। 51 में से एक ब्लैक कार्ड आपको निकालना है सेकंड टाइम में, तो वो 51 वेज में निकल जाएगा, तो अपॉन 51। ये हो गई आपकी पी ऑफ ए 26 अपॉन 52 और पी ऑफ बी अपॉन ए की वैल्यू 25 अपॉन 50। बेटा समझ में आ रहा है ये कैसे लिख दिया मैंने, फेवरेबल केसेस को मैंने टोटल केसेस से डिवाइड किया दोनों केस के अंदर। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख दो, 26 बन जाए 26, 26 2 जा 50, तो ये हो गया आपका ऊपर आ जाएगा 25 बन जाए 25 और नीचे 2 का इंटू करने 51 में, 51 2 जा 102, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 102। बस ये कैंसिल नहीं होगा, तो 25 अपॉन 102 ये 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर होगा। इतनी प्रोबेबिलिटी होगी दोनों कार्ड के ब्लैक होने की। धीरे धीरे क्वेश्चन समझ में आएंगे, जब 2-4 क्वेश्चन आप करेंगे, सब लिखने उखने वाले सब एक जैसे ही लिखूंगा मैं, आप फिक्र ना करें। लेकिन समझना आपको, हर स्टेप में समझना, हर क्वेश्चन में दो चीज आएगी आपकी, कोई में डिपेंडेंट इवेंट, कोई में इंडिपेंडेंट इवेंट। मैं बार बार वही चीज बोलता हूँ, तो ये आपको धीरे धीरे क्लियर होगी, धीरे धीरे क्लियर होगी, एकदम से नहीं होगी। ठीक है, देखो अब ये प्रोबेबिलिटी निकालना, जैसे अपने अभी प्रोबेबिलिटी निकाले, कभी क्या होता है कि डायरेक्ट वैल्यू अपने को गिवन रहती है इसकी, तो डायरेक्ट रख देते इसके पहले वाले क्वेश्चन। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना भी आपको आता है कि फेवरेबल केसेस को टोटल केसेस से डिवाइड करना है। पहली बार में जब अपने कार्ड निकाले एक ब्लैक कार्ड, 26 ब्लैक कार्ड में से एक कार्ड 26 तरीके से निकल सकता है, 52 में से भी आपको एक निकालना पड़ेगा। ऊपर एन ऑफ ए हो गया और नीचे एन ऑफ एस, 52 में से एक निकालेंगे तो 52। आप यहाँ पे आ जाओ, आप पी ऑफ बी अपॉन ए के लिए, अब आपने निकाले वाले कार्ड को वापस नहीं रखे, तो उसके अंदर 25 भी ब्लैक कार्ड बचे और टोटल 51 है, तो ब्लैक कार्ड में से ब्लैक कार्ड निकलेगा तो फेवरेबल केसेस
25 हो गए और टोटल केसेस आपके 51 हो गए, बस इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो। तो ये जो प्रोबेबिलिटी आ रही, ये प्रोबेबिलिटी इस बात की आ रही कि आपने एक कार्ड निकाले तो वो भी ब्लैक आया, उसको अलग रख दी, वापस उसके अंदर नहीं रखे, फिर दूसरा कार्ड निकाले तो वो भी ब्लैक आया, तो इन दोनों की दोनों कार्ड के ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 25/102 होगी। आंसर दिखाते हैं आपको, ये रहा आंसर 25/102। दो क्वेश्चन किए, एक इंडिपेंडेंट इवेंट पे था और एक डिपेंडेंट इवेंट। पूरी जो प्रोबेबिलिटी है वो इवेंट के ऊपर ही बेस्ड रहेगी, आप जैसी इवेंट रहेगी उसी के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी आपकी निकलेगी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस, संतरे, is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement। जब भी आ गया मतलब निकाले गए संतरे को वापस नहीं रखना है। संतरा किसी के हाथ में आ गया तो क्या वापस रखेगा उसको? लॉजिक्स लगाने वाली बात है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट आ गया मतलब डिपेंडेंट इवेंट है, आपको फ्रैक्शनल प्रोबेबिलिटी लिखना पड़ेगा अपॉन 1। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, गुड मतलब देखने में अच्छे, खाने में कैसे हो खाने के बाद पता चलेगा। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, तीनों भी ऑरेंजेस गुड है, अच्छे देखने में एकदम चकाचक दिख रहे हैं, द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। कोई इंस्पेक्शन कर रहा है, उसने एक ऑरेंज निकाला, उसको अच्छा दिखा, उसको उठा के रख दिया, दूसरा निकाला, उसको देखा अच्छा दिखा, उसको उठा के इधर रख दिया, तीसरा निकाला अच्छा दिखा, उसको उठा के इधर रख, तीनों ऑरेंजेस उसको गुड मिले मतलब अच्छे मिले, तो उसने उस बॉक्स को सेल के लिए अप्रूव कर देगा, ठीक है इसको ले जाके बेचो मार्केट, अनाप शनाप रेट में बेचो इसको, अच्छे ऑरेंजेस है इसके अंदर। अदरवाइज, अब दूसरी कंडीशन, इफ इट इज रिजेक्टेड, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड, जो इंस्पेक्शन करने वाला है उसका जो मालिक या जो भी है वो उसको रिजेक्ट भी करता है। इफ इट इज रिजेक्टेड, वो रिजेक्ट कर देता है उसको, किसको? बॉक्स को, कि नहीं इसको मार्केट में नहीं ले आना, हमारी इमेज खराब हो जाएगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस, उस बॉक्स के अंदर टोटल 15 ऑरेंजेस है, आउट ऑफ विच 12 आर गुड, उसके अंदर 12 अच्छे हैं, एंड 3 आर बैड वंस। बैड वंस का मतलब खराब हो गए, कहीं पे दाग लगा है, सड़ गए, कुछ हो गए, ऐसे सड़े वाले समझ लो आप, सड़ गए थोड़े बहुत, आपके सामने आ गए तो आप उसको उठाओगे ही नहीं, देखोगे ही नहीं, उसके अंदर खराब है, दूसरा वाले पर। तो 3 ऑरेंजेस उसके अंदर खराब है, विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल, तो उसको सेल के लिए अप्रूव करना। क्या? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स, आपको उस बॉक्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना, कंटेनिंग जिसके अंदर 15 ऑरेंजेस है उसमें 12 गुड है और 3 बैड वंस है, विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल, वो सेल के लिए अप्रूव्ड हो जाए, इस बात की आपको प्रोबेबिलिटी निकालना। और वो सेल के लिए अप्रूव्ड कब होता है? जब निकाले गए तीनों ऑरेंजेस गुड होते हैं, उसका जो मालिक है या जो उसका इंस्पेक्शन करने वाला, उसका जो इंस्पेक्टर है, जो उसका एग्जामाइन कर रहा है, उसने जब 3 ऑरेंजेस का इंस्पेक्शन किया तो तीनों ऑरेंज यदि अगर गुड मिलेंगे मतलब अच्छे मिलेंगे, तो ही वो उसको सेल के लिए अप्रूव करेगा। तो वो सेल के लिए अप्रूव हो जाता है मतलब वो बॉक्स, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी आपको बॉक्स के को सेल करने के लिए वो अप्रूव हो जाए, इस बात की निकाल, लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। और वो कब होता है अप्रूव्ड सेल के लिए? जब तीनों ऑरेंजेस गुड हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आती है, विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, मतलब डिपेंडेंट इवेंट होगी। अब यहाँ पर 3 ऑरेंज के लिए अपन 3 इवेंट कंसीडर कर लेते हैं पहले। अब 3 इवेंट कंसीडर करने के पहले सबसे पहले देखो मैं क्या करता हूँ कि टोटल ऑरेंजेस कितने दिख रहे हैं आपको? 15। टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस उस बॉक्स के अंदर देखते हैं ना आपने, बॉक्स में ऑरेंज भरे, उसमें 15 ऑरेंजेस है। 15 में 12 जो है वो अच्छे हैं और 3 जो है वो सड़े हुए हैं या कुछ खराब है, कोई दाग लगा उसके ऊपर, कोई भी मतलब वो गुड नहीं है, बैड वंस बोल रहा उसको। तो पहले मैं इनके नंबर लिख देता हूँ फिर इवेंट सपोज करता हूँ। टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं? 15। नंबर ऑफ गुड ऑरेंजेस, नंबर लिखाइए ऑफ गुड ऑरेंजेस इज इक्वल टू 12। 12 अच्छे उसमें, एंड नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस कितने हैं? 3। टोटल 15 है, उसमें से 12 अच्छे हैं और 3 सड़े वाले। सड़े वाले समझते ना आप? समझ में आते सड़े वाले? खराब काले पीले दाग दिखते उस पर, जिसको कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इतना दिया हुआ है। तो अब वो जो बॉक्स है वो अप्रूव हो जाता है सेल के लिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो मैं 3 ऑरेंजेस ले रहा है वो 1 बाय 1। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। तो इवेंट कंसीडर कर रहा हूं मैं। ए, getting first orange good, getting first orange good,
बॉक्स में से उसने एक ऑरेंज निकाला, इंस्पेक्टर ने, एग्जामाइन करने वाले ने, वो उसको गुड मिला, तो उस इवेंट को अपन ने, गुड मिला मतलब अच्छा है, उस इवेंट को अपन ने ए कंसीडर कर दिया फर्स्ट वाले ऑरेंज। फिर बी एक इवेंट ले लेते हैं, गेटिंग सेकंड ऑरेंज, ये भी गुड होना चाहिए। उसने दूसरा वाला ऑरेंज निकाला बॉक्स में से, वो भी अच्छा निकला, गुड। अब वो तीसरा वाला और निकाले, उसकी इवेंट को सी ले लेते हैं, एंड सी गेटिंग थर्ड ऑरेंज, गुड। ऐसा लिख दिया। और क्या कर रहा है, एक एक ऑरेंज को निकाल निकाल के इधर रख रहा, वापस उसके अंदर नहीं रख रहा बॉक्स के अंदर, वो घर ले जाएगा क्योंकि अच्छे मिल रहे हैं ना उसको, या फिर वो चलते चलते खाएगा उधर। बॉक्स में कम हो गए और उनने बोल दिया ठीक है बॉक्स को अप्रूव कर दो सेल के लिए, जान दो इसको मार्केट में, देखो 200 रुपए का एक ऑरेंज। तीन इवेंट कंसीडर कर लिया मैंने। इवेंट आपको समझ में आ गई कि ये डिपेंडेंट है, एक निकाले, अब उसमें 15 थे, एक निकालने के बाद अच्छा निकला, इधर रख दिया, अब उसमें 14 ही बचे, फिर दूसरा निकाले, उसको भी इधर रख दिया, अब बॉक्स के अंदर 13 ही बचे, फिर 13 में से निकलेगा थर्ड वाला, पहला वाला पूरा 15 में से निकलेगा, दूसरा वाला 14 में से निकलेगा, तीसरा वाला 13 में से निकलेगा। तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा ना, क्योंकि नंबर आप गुड वन भी कम हो रहे हैं उसके अंदर, अच्छे वाले भी कम हो रहे हैं, और टोटल में भी एक एक कम होते जा रहा। ए बी सी आर डिपेंडेंट इवेंट, समझ में आ गया आपको डिपेंडेंट इवेंट, यहीं पे हिंट दे दिया गया आपको कि विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब डिपेंडेंट इवेंट। तो ये जो तीन इवेंट मैंने कंसीडर करा, तीनों भी ऑरेंजेस गुड है, इस वाली इवेंट को तीनों ले लिया, और ये तीनों इवेंट कैसी होगी, डिपेंडेंट होगी। ए बी एंड सी आर डिपेंडेंट इवेंट्स, देन ये तीनों भी इवेंट जो है वो डिपेंडेंट इवेंट है। तो देयरफॉर अपन डायरेक्ट ये तीनों भी गुड वन ऑरेंजेस की प्रोबेबिलिटी क्या लिख सकते हैं, देन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये अपनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने वर्ड्स में नहीं लिखा है, लेकिन अगर तीनों ऑरेंज गुड हो जाए तो वो जो बॉक्स है वो सेल के लिए अप्रूव हो जाता है। तो मैंने पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझो, ए वाला एक पहला ऑरेंज भी गुड है, फिर दूसरा वाला ऑरेंज भी गुड है, और तीसरा वाला ऑरेंज भी गुड है, क्योंकि अपन इसको गुड होने की इवेंट ले लिए। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये प्रोबेबिलिटी अपनी रिक्वायर्ड। अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले उसने ए वाला ऑरेंज निकाला फर्स्ट वाला, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ऑफ ए, पी ऑफ ए हो गया इनटू, अब उसको सेकंड वाला ऑरेंज निकालना है, सेकंड वाले ऑरेंज की इवेंट को क्या लिए अपन ने, बी लिए। अब आपने एक गुड निकाल लिए उसके अंदर, अब बॉक्स में कितने बचे, बॉक्स में 14 ही बच रहे ना, और गुड वाले कितने बच रहे, 11 ही बच रहे। तो बी वाली जो इवेंट है वो ए के ऊपर डिपेंड करेगी, तो सेकंड प्रोबेबिलिटी आएगी पी ऑफ बी अपॉन ए इनटू, ये सेकंड ऑरेंज निकल गया आपका, ये पहला ऑरेंज निकला तो पी ऑफ ए, दूसरा निकला तो उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ बी अपॉन ए। अब तीसरा निकालना है सी वाला, थर्ड नंबर का ऑरेंज निकालना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है सी अपॉन, ये थर्ड वाला किस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, थर्ड वाला जब निकालेंगे आप तो टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस वहां पे 13 ही बचेंगे, और दो गुड भी कम हो गए उसके अंदर, गुड वाले 10 ही बचेंगे, 10 में से एक निकलेगा, तो ये सी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। समझ में आया, ये पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी अपॉन ए इंटू पी ऑफ सी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी। ये कैसे लिख दिया, समझ में आ रहा, सेकंड वाला जो ऑरेंज है वो फर्स्ट वाले पे डिपेंड कर रहा, फिर थर्ड वाला जो है वो आपका फर्स्ट और सेकंड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इंटरसेक्शन बी से डिवाइड कर रहे, ये डिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऐसी है। अब इनकी वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर दो, ये समझ में आना चाहिए, बस यही अपना आंसर है। चल विच इज इक्वल टू पी ऑफ ए, अब देखना डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, पी ऑफ ए, नीचे आपके टोटल नंबर ऑफ वेज आते हैं एन ऑफ एस, और ऊपर फेवरेबल केसेस, तो टोटल ऑरेंजेस कितने हैं, 15 है, तो 15 में से एक ऑरेंज अपन 15 टाइप से निकालेंगे, तो नीचे तो 15 आ जाएगा, पहले फेवरेबल केस लिख लो। फेवरेबल केस कितने होंगे, गुड ऑरेंज निकल रहे, गुड ऑरेंज कितने, 12 है, 12 में से एक ऑरेंज कितने टाइप से निकलेगा, 12 में से कोई भी एक निकल जाएगा, तो 12 आ जाएंगे फेवरेबल केसेस, तो हो गया 12। और टोटल 15 है, 15 में से एक कितने टाइप से, 15 टाइप से निकलेगा, 15 C1, या इसको 15 लिखते हैं, तो पी ऑफ ए तो हो गया आपका 12/15। समझ में आया 12/15 कैसे आ गया, क्योंकि गुड ऑरेंज की इवेंट को अपन ने ये लिए थे, तो गुड वाले 12 है, तो 12 में से एक निकला 12 टाइप से, फेवरेबल केस हो गया, टोटल आपके 15 हो गए इनटू। अब ये वाली प्रोबेबिलिटी लिखना है आपको, पी ऑफ बी अपॉन। अब देखना बी वाला जो ऑरेंज है वो भी गुड है,
तो एक गुड तो आपने निकाल के बाहर कर दिया, तो आप कितने गुड बचे वहां पर? 11 बचे। 11 में से एक निकालना आपको, कितने टाइप से निकलेगा? 11C1 या 11 टाइप से। तो फेवरेबल केसेस 11 आ गए। अब यहाँ पे टोटल केस से डिवाइड करना है, तो टोटल कितने ऑरेंज बचे आपके बॉक्स के अंदर? 14 ही बचे। एक तो आपने निकाल के बाहर कर दिया, तो 14 में से एक निकालना है, तो कितने टाइप से निकला? 14C1 या 40, 11/40 हो गया इन 2। अब ये वाली प्रोबेबिलिटी लिखना है अपने को, ये थर्ड वाली C1। तो अब देखना ये भी गुड है, तो अब आपने एक ये भी निकाल के बाहर फेंक दिया गुड वाला, एक ये भी निकाल के रख दिया। अब गुड वाले कितने बचे बॉक्स में? 10 बचे। 10 में से एक निकालना है आपको गुड वाला, तो कितने वे में निकलेगा? 10 वेज में निकलेगा। अब टोटल कितने बचे हैं वहां पे? 13 ही बचेंगे। पहले 15 थे, एक कम हुआ तो फिर 14 बचे, फिर एक और कम हो गया दूसरे नंबर वाला, तो अब कितने बचे वहां पे? 13 बचे। तो ये 10/13, एक निकलेगा 13 वेज, 10/13। ये प्रोबेबिलिटी आ गई। आप ये समझ में आ रहा है? ये समझ के लिखना है आपको, कोई उतना खास वो नहीं है। एक एक ऑरेंज कम करते जाना है इधर, और इधर आपके गुड में से ही निकल रहे हैं इसलिए वो। अब इसको सॉल्व कर दो, आप कैंसिल कर लो जो कैंसिल हो रहा। 12 दिख रहा है, 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 4 जा 12 और ये 3 5 जा 15, और ये वाले 5 से ये 10 को कैंसिल कर लो 2 टाइम, और ये वाले 2 से ये 14 को कैंसिल कर लो 7 टाइम। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं। ऊपर 4 और 11 बचा, नीचे 7 और 30। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 11 4 जा 44, और नीचे 13 7 जा कितना होता है? 91। 44/91 किसी से कैंसिल नहीं होगा। इट शुड बी द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ अप्रूव्ड फॉर सेल। उस बॉक्स को सेल के लिए अप्रूव करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 44/91। फुल्ली समझने वाला क्वेश्चन है, फुल्ली समझ। और कितना ज्यादा समझने वाला ये आपको समझ में आ गया मेरे समझाने पर, कोई खास नहीं। लेकिन हर एक चीज आपको जैसे वे में क्वेश्चन बोलता है वैसे वे में हम इवेंट लिखते हैं, और फिर अपने को समझ में आ जाता है, पहले समझ में आता है कि इवेंट डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट के अकॉर्डिंग वाला फॉर्मूला देख लो, आप पीछे पलटा के भी देख लो। मैंने डिपेंडेंट इवेंट के लिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी ऐसे ही बताया बताया। उस वक्त में आपको भले ही समझ में नहीं भी आते रहोगे ये फॉर्मूला, लेकिन अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, धीरे धीरे समझ में आएगी प्रोबेबिलिटी। आंसर ये रहा 44/91। क्वेश्चन नंबर 4, अ फेयर कॉइन। फेयर कॉइन मतलब जिसमें एक साइड में हेड बना रहता है और एक साइड में टेल बना रहता है, उसको फेयर कॉइन कहते हैं। एंड एन अनबायस्ड डाई। अनबायस्ड डाई मतलब 6 फेसेस में 1 2 3 4 5 6 एक एक टाइम एक एक लिखा हुआ है। किसी ने कोई चीटिंग वीटिंग करके 1 गायब करके उसमें एक डुच्ची और लगा दिया, तो 2 कर दिया 1 को, तो उसमें 2 बार 2 हो गया, 1 गायब हो गया, ऐसा नहीं। अनबायस्ड मतलब इम्पार्शियल आर टॉस्ड। एक फेयर कॉइन है और एक अनबायस्ड डाई है, उसको टॉस किया जा रहा है एक साथ, एक एक सिक्का और एक डाई। लेट, इस आपको सपोज करने की जरूरत नहीं, उसने सपोज कर दिया। ए बी द इवेंट, एक इवेंट है हेड अपीयर्स ऑन द क्वाइन। ए एक इवेंट है जिसमें क्वाइन के ऊपर हेड आता है। एंड बी द इवेंट 3 ऑन द डाई, और बी एक इवेंट है जिसमें डाई के ऊपर 3 आता है। चेक वेदर, आपको चेक करना है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर नॉट। इसमें आपको ये चेक करना है कि ये जो 2 इवेंट बता रहा है ए और बी, ए हेड आने वाली इवेंट है क्वाइन के ऊपर, और बी जो है वो डाई के ऊपर 3 आने वाली इवेंट है, तो ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं। तो देखो ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट अगर होगी तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी आएगा। ऐसे ही रहता है। अगर ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, एक दूसरे से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आना चाहिए? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन के लिए हम पी ऑफ ए भी निकालेंगे, पी ऑफ बी भी निकालेंगे, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी निकालेंगे। और पी ऑफ ए इंटू बी जब अपन करेंगे तो वो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के एग्जैक्टली अगर इक्वल आ गया, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया, तो हम बोल देंगे कि ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। और अगर इक्वल नहीं आई ये दोनों कंडीशन, आपकी दोनों चीजें अगर इक्वल नहीं आई, तो वो नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाए। आई बात समझ में? ये अपन करें। तो आप इसके लिए अपने को इसको सॉल्व करके पी ऑफ ए भी निकालना है, पी ऑफ बी भी निकालना है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना है। फिर अपने को इंडिपेंडेंट होने के लिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी आना चाहिए। आएगा तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट होगी, और नहीं आएगा तो नहीं होगी। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब फेयर कॉइन एंड अनबायस्ड डाई आर टॉस, इसका सैंपल स्पेस बनाता हूं मैं, और उसके बाद आगे की चीजें बताता हूँ। फेयर कॉइन and
एन अनबायस्ड, ये क्वेश्चन से देख के लिख रहे हैं, अनबायस्ड डाई आर टॉस्ड, देन इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, एस। मतलब सैंपल स्पेस क्या होता है, जितने भी फेवरेबल, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स आएंगे एक कॉइन को टॉस करने के और एक डाई को फेंकने के, वो सब लिखेंगे। मान लीजिए कि कॉइन में एच आ गया, हेड आ गया, तो डाई में 1 आ सकता है, दोनों को एक साथ फेंक दिया आपने, कॉइन में हेड आ गया और डाई पे 1 आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि कॉइन पर हेड ही आया, डाई पर 2 आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कॉइन पर हेड आ गया, डाई पर 3 आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कॉइन पर हेड आ गया, डाई पर 4 आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कॉइन पर हेड आ गया, डाई पर 5 आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि कॉइन पर हेड आ गया, डाई पर 6 आ गया। अब ऐसा नहीं होगा कि कॉइन पर हेड आ गया और डाई पर 7 आ जाए, रुक जाना है, नहीं तो चले लिखते हुए। अब ऐसा भी एक केस हो सकता है कि कॉइन के ऊपर टेल आया तो डाई के ऊपर 1 आ सकता है, डाई के कॉइन के ऊपर टेल आया तो डाई के ऊपर 2 भी आ सकता है, कॉइन के ऊपर टेल आया तो डाई के ऊपर 3 भी आ सकता है, कॉइन के ऊपर टेल आया तो डाई के ऊपर 4 आ सकता है, कॉइन के ऊपर टेल आया तो डाई के ऊपर 5 आ सकता है, कॉइन के ऊपर टेल आया तो डाई के ऊपर 6 आ सकता है। बस, इससे ज्यादा केसेस नहीं बनेगी। ये पूरे पॉसिबल आउटकम लिख दिया मैंने। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि मैंने हेड को पहले लाया, किसी ने T1 लिख दिया, पहले पहले टेल लाया, उसके उसने फेंका तो टेल आया पहले, तो वो T1 T2 T3 T4 T5 T6 लिख ले। फिर फेंका तो फिर एच आ रहा, तो आगे पीछे हो सकते हैं। ये सेट के अंदर लिखे हुए एलिमेंट आगे पीछे हो सकते हैं। सेट के एलिमेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो, तो ऑर्डर उसके अंदर इंपॉर्टेंट नहीं रहता, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते। अब जैसे मैंने हेड को लिखा पहले, किसी ने डाई वाले को पहले लिख दिया कि 1 आया इस पे, फिर हेड आया, 2 आया, फिर इस पे टेल आया, ऐसा वैसा भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ आउटकम इतने ही आए। कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दैट इज एन ऑफ एस कितना हो गया, 12। समझ में आ गया बेटा ये 12 कैसे आ गए। लिखने का भी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैं एक सीक्वेंस में लिखता हूँ और मैं अच्छा लिखता हूँ, आप भी ऐसा लिखिए। ये हो गया। अब ए वाली इवेंट क्या दी हुई है, ए क्या है कि ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। ए इवेंट जो है वो हेड आने वाली इवेंट है, किसके ऊपर, कॉइन के ऊपर। तो अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे देख लो, ए वाली इवेंट के अंदर देखो हेड आने वाले कौन कौन से। देखो एक तो ये दिख रहा, इसमें हेड आया कॉइन के ऊपर, एक ये दिख रहा, एक ये दिख रहा, एक ये दिख रहा, एक ये दिख रहा और एक ये, पूरे 6। बाकी में हेड नहीं आया, टेल आया, ये 6 को लिख दो पूरे, H1 H2 H3 H4 H5, एक सेकेंड है, चलो ठीक है। तो ये H1 H2 H3 H4 H5 H6 यहाँ से देख के लिख दिया मैंने, ठीक। अब कितने हो गई, इसको बंद करो, इससे ज्यादा नहीं आएंगे इसमें, पूरा लिखना है। कितने हो रही है, 1 2 3 4 5 6, दैट इज एन ऑफ ए कितना हो जाएगा, 6, दैट इज एन ऑफ ए इज इक्वल टू 6। अब बी वाली इवेंट क्या दी हुई है, बी बी द इवेंट 3 ऑन द डाई, बी इज एन इवेंट 3 ऑन द डाई, ऑन द डाई। डाई के ऊपर 3 आने वाली इवेंट, तो इसमें कौन कौन से केसेस आ जाएंगे बी में, देख लो। डाई के ऊपर 3 वाले कौन से है, तो ये डाई के ऊपर 3 इसमें आया और डाई के ऊपर 3 इसमें आया, बस 2 ही केसेस दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये दो में ही 3 दिख रहा है डाई के ऊपर, बाकी में तो अलग है। जो चीज बोल रहा है उसी को फॉलो करना है, तो इसमें 2 केसेस लिख दो, H3 और T3। कितने केसेस हो गए, 2 हो गए, 1 2, तो एन ऑफ बी कितना होगा, दैट इज एन ऑफ बी इज इक्वल टू 2। आगे एन ऑफ बी। अब अपने को इंटरसेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, तो ये दोनों इवेंट में जो चीज कॉमन है वो लिख लो, क्या कॉमन है, एंड ए इंटरसेक्शन बी। मतलब आपको यहाँ पे वो केसेस लिखना है जिसमें कॉइन के ऊपर हेड और डाई के ऊपर 3 आना चाहिए। तो बताओ क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन का मतलब इसमें और इसमें देखो कौन से कॉमन है, तो ये H3 इसमें भी है, H3 इसमें भी है,
इसमें t,3 है, इसमें t,3 है ही नहीं, तो कितने केस आएंगे इसमें? एक ही केस आएगा जो दोनों में कॉमन है। ये हो गया आपका h,3, बस एक ही केस आएगा इसमें। तो दैट इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितना हो जाएगा? 1। एक ही होगा। बेटा समझ में आ रहा है? ये ए और बी में कॉमन एक ही केस आ रहा है। देखो मैं हाईलाइटर से भी बता रहा हूं आपको कि दोनों में, ए वाली इवेंट में भी और बी में भी ये कॉमन आ गया। अब अपने पास में सारी चीज आ गई। अब अपन सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल। अब अपने को चेक क्या करना है कि ये जो दोनों इवेंट है ए और बी, ये क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं है ऐसा? तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी होता है। तो पहले मैं पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी निकाल लेता हूँ, या पी ऑफ ए इंटरसेक्ट, तीनों प्रोबेबिलिटी आप निकाल लेते हैं और फिर वो अपन कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं। अब देख, देयरफॉर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहा हूं मैं पहले। अब देखिए, आप प्रोबेबिलिटी कोई भी निकालो, उसके फेवरेबल आउटकम ऊपर रहेंगे और टोटल आउटकम नीचे रहेंगे। अब जैसे ए इंटरसेक्शन बी के निकाले, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के फेवरेबल केसेस जितने भी है, कितना 1 केस है, ये ऊपर आ जाएगा। और टोटल केसेस कितने हैं इसके? 12 हैं। तो 12 से इसको डिवाइड कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा? यहाँ मैं फॉर्मूला जैसा लिख देता हूँ, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया मैंने, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अपन, अपॉन एन ऑफ एस। ये प्रोबेबिलिटी होगी भाई इसकी, देख लो, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये फेवरेबल केसेस हो गए, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस। इनकी वैल्यू आपके पास में है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है? 1। और एन ऑफ एस कितना है? 12। ये प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 1/12। कौन सी? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/12 आ गई। अब पी ऑफ ए निकालता हूँ और पी ऑफ बी निकालता हूँ और दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा। पी ऑफ ए, पी ऑफ ए क्या हो जाएगा? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना है देख लो, एन ऑफ ए है अपना 6 अपॉन एन ऑफ एस कितना है? 12। तो 6 से कैंसिल कर लो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। क्या आ गया? 1/2 आ गया। पी ऑफ ए आपका 1/2 आ गया। अब ऐसे पी ऑफ बी निकाल लेते हैं, अगले पेज में ले लेता हूँ। एंड पी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, ऊपर फेवरेबल केसेस नीचे टोटल केसेस, इज इक्वल टू एन ऑफ बी कितना है देख लो, एन ऑफ बी है आपका 2 और एन ऑफ एस है आपका 12। जो हो गया 2/12। इसको सॉल्व कर लो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ये आ गया आपका 1/6। अब देखो मैंने दोनों चीज, तीनों चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। पी ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लिया 1/12, पी ऑफ ए निकाल लिया 1/2 और पी ऑफ बी निकाल लिया 1/6। अब पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी निकालते, वो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल आ जाएगा। तो दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट होगी, और नहीं तो फिर इंडिपेंडेंट नहीं होगी ना। पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ए कितना है अपना? पी ऑफ ए है अपना 1/2 इंटू पी ऑफ बी कितना निकला? 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1/6 2 जा 12। और देखो 1/12 को अपन पी ऑफ इंटरसेक्शन बी लिख सकते। पी ऑफ इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1/12 है इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो ये आ गया क्या? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इज इक्वल टू पी ऑफ इंटरसेक्शन बी आ गया। आया? 1/12 को पी ऑफ इंटरसेक्शन बी लिख सकते। और जब पी ऑफ इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ इंटू पी ऑफ बी होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ए और बी कैसी है? इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो देयरफॉर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखिए ऐसे चेक करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स को। और कभी ये दोनों इक्वल नहीं आते, कभी ये 1/12 के इक्वल नहीं आता, कुछ और आता। तो यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू का साइन लग जाता है कि पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू पी ऑफ इंटरसेक्शन बी। तो उस केस में अपन कहते हैं कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं रहती है वो डिपेंडेंट हो। डिपेंडेंट नहीं है तो फिर वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन जोड़ेगी किसी ना किसी से। ठीक, तो इवेंट इंडिपेंडेंट है ये। क्यों है? क्योंकि पी ऑफ इंटरसेक्शन बी को अपन ने प्रूव कर दिया पी ऑफ इंटू पी ऑफ, तो ये इंडिपेंडेंट होगी। और यहाँ डज नॉट इक्वल टू लग जाएगा, तो ये ए और बी जो है इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होगी। क्वेश्चन ने यही पूछा था कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं। देख क्वेश्चन वही था, चेक वेदर चेक करना था अपने को, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर नॉट। तो अपने ऐसा चेक करना था। चेकिंग जरा सी लंबी होगी, ये तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कैसा है, लेकिन टू द पॉइंट अपन एक एक चीज बराबर निकालते निकाल। थोड़ी देर के बाद में आपको इन चीजों की आदत हो जाएगी, अपने को ऐसा करना पड़ेगा। अभी एक एक वेरायटी का एक एक क्वेश्चन आ रहा है, हर वेरायटी का एक एक क्वेश्चन आ रहा है शुरू शुरू, अभी बीच में फिर मिक्स हो गया। ठीक है, तो आसानी से आप पता कर सकते कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं है ऐसा।
अब ये निकालना में आगे पीछे हो सकता है। आगे पीछे कैसे? कि जैसे मैंने ए इंटरसेक्शन बी को पहले निकाल लिया, किसी ने इसको बाद में निकाला, पहले पी ऑफ ए, पहले पी ऑफ ए और पी ऑफ बी को निकाल लिया बाद में, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। पहले इंटरसेक्शन कहीं दिख रहा था मेरे को, ये कॉमन वाला ही है, तो मैंने इंटरसेक्शन वाला निकाल लिया, फिर ए भी निकाल लिया और दोनों का मल्टीप्लाई कर। कोई डायरेक्ट भी कर सकता है कि दोनों का मल्टीप्लाई करके एक साथ निकाल लो, वो इतना ज़्यादा डायरेक्ट नहीं करते हैं। शुरू में थोड़ा सा अपने को डिटेल में उसको सॉल्व करना, बाद में आप चाहे तो अगर शॉर्ट में करना है तो आप इन दोनों चीज में डायरेक्ट निकाल लो, ये निकाल लो, ये निकाल लो और ये निकाल लो, एक ही साथ में निकाल लो, देख लो इक्वल आ गई तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बता दो उसको। वो आप बाद में आप उसको अपने हिसाब से जैसा करना वैसा, लेकिन डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन था, मैंने डिस्क्रिप्टिव किया है। ठीक, चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अ डाई मार्क 1 2 3 इन रेड। एक डाई है वही लूडो का पासा, उसके ऊपर 1 2 3 जो है वो रेड कलर से मार्क किए गए, एंड 4 5 6 इन ग्रीन, और 4 5 6 वाली जो डिजिट जो नंबर है उसको ग्रीन कलर से हमने मार्क कर दिया है। टोटल 6 1 2 3 4 5, शुरू के 1 2 3 जो है वो आपके रेड कलर से मार्क कर दिए, और लास्ट के जो 3 है 4 5 से उसको ग्रीन कलर से। इस टॉस, इस टाइप की डाई मतलब 2 कलर के नंबर है उसके ऊपर, ग्रीन और रेड, उसको टॉस किया जा रहा है। लेट ए बी द इवेंट, ए कोई इवेंट उसने सपोज कर लिया, आपको सपोज करने की जरूरत नहीं। द नंबर इज इवन, अब ये जो 6 नंबर है इसमें से इवन नंबर वाली इवेंट है ए, एंड बी बी द इवेंट द नंबर इज रेड, और बी एक इवेंट है जो नंबर रेड कलर से लिखा वाला, ये वाला 1 2 3 में से कोई होगा। आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। अब आपको ये बताना है कि ये जो ए और बी इवेंट वो बता रहा है जो उसने सपोज किया है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के इक्वल अगर आ गया तो ये दोनों इवेंट जो उसने लिया है वो इंडिपेंडेंट होगी, और अगर इक्वल नहीं आया पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आया तो दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं। तो अब इसको भी अपन वैसा ही करेंगे जैसा अपन ने अभी किए थे। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा पहले डायग्राम बना के बताता हूँ आपको, बहुत छोटा बताऊंगा। 6 नंबर को मैं ऐसे ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 और ये 6। एक मिनट जरा आपके, ये मान लीजिए डाई के 6 नंबर, 1 2 3 कैसे रेड से है मेरे पास, रेड कलर 1 2 और ये 3 मार्क कर दिया मैंने रेड कलर से। 4 5 6 ग्रीन से, ग्रीन भी है मेरे पास, रईस मास्टर है अपन। 4 5 और ये 6 है ना रईस, मैथमेटिकली रईस। तो 1 2 3 रेड कलर से लिखे हुए हैं, 4 5 6 ग्रीन कलर से लिखे, ये डाई के ऊपर नंबर मैंने मार्क कर, ठीक है। तो अब एन ऑफ एस कितना होगा यहाँ पे, दैट इज यही लिखता हूँ मैं, एन ऑफ एस जब आप एक डाई को रोल करेंगे तो उसके अंदर कितने पॉसिबल आउटकम है, 1 2 3 4 5 6, ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने 6, एन ऑफ एस तो 6 है अपने पास, ये अपनी किसी भी प्रोबेबिलिटी को डिवाइड करने के काम में आता है एन ऑफ एस, ठीक। अब ये जो 2 इवेंट उसने बोला है उन्हीं इवेंट को अपन लिख लेते हैं यहाँ पे। ए कैसी इवेंट बोल रहा है वो, बी द इवेंट द नंबर इज इवन, द नंबर इज इवन। अब इवन नंबर वाले कौन कौन से केस आ जाएंगे बेटा देख लो इसमें। अब ये 6 नंबर में से छाट लो आप इवन कौन सा, एक 2 है, एक 4 है और एक 6 है। इवन की डेफिनेशन ये होती है कि जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर 2 4 होते तो बहुत से, लेकिन यहाँ पर ये 3 ही नंबर है जो इवन नंबर। कितने इवेंट आ गए इसके अंदर, कितने एलिमेंट आ गए, 1 2 3, तो एन ऑफ ए कितना हो गया, दैट इज एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3, ये 3 आ गया। अब दूसरी इवेंट को ले लो, दूसरी इवेंट क्या है, बी, एंड बी बी द इवेंट द नंबर इज रेड, बी ये सच डेट लगाते हैं, द नंबर इज रेड, जैसा क्वेश्चन लिखा उसी को देख के लिखता हूं मैं, द नंबर इज रेड। रेड कलर से लिखे वाले कितने नंबर दिख रहे हैं, ये 1 2 3 3 ही दिख रहा है, इसका सेट बना दो 1 2, कितने हैं ये 3 है, तो दैट इज एन ऑफ बी कितना होगा, एन ऑफ बी भी आपका 3 होगा। अब अपने को इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, एंड ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो ए और बी में कॉमन है, देखो जो ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए, तो कौन सा दिख रहा है आपको कॉमन, देखो ये 2 इसमें भी दिख रहा है ए में और 2 इसमें भी दिख रहा है, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं, इसमें 6 है, इसमें 6 नहीं, तो एक एलिमेंट कॉमन है 2, तो ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट आ गया, तो दैट इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1,
अब देखो तीनों के नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख लिया मैंने। अब अपने को इनकी तीनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकालनी है। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ मैं। देयरफॉर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा और इसको एन ऑफ एस से डिवाइड कर, विच इज इक्वल टू, देखो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1 है और एन ऑफ एस कितना है 6 है, 6 से डिवाइड कर लो। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो आपका 1/6 आ गया। अब पी ऑफ ए और पी ऑफ बी निकाल लो। पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। ये फॉर्मूला लिखता हूँ मैं ऐसे, नहीं भी लिखेंगे तो डायरेक्ट कर सकते हैं। एन ऑफ ए कितना है देख लो, एन ऑफ ए 3 है और एन ऑफ एस 6 है, इसको कैंसिल कर लो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो एन ऑफ ए आ गया आपका 1/2 एंड एन ऑफ पी ऑफ बी निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ बी कितना है देख लो, एन ऑफ बी है आपके पास में 3 और एन ऑफ एस है 6, 3 से कैंसिल कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या आ गया ये 1/2 आ गई। अब देखो अपने तीनों प्रोबेबिलिटी आ गई अपने पास में। तो मैं पी ऑफ ए टू पी ऑफ बी निकाल लेता हूँ और देखते हैं कि वो इंटरसेक्शन बी के इक्वल आता है कि नहीं आता। यहाँ ले लेता हूँ नाउ, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इज इक्वल टू, पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1/2 और पी ऑफ बी भी 1/2, 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/4। अब देखो अपना पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना था 1/6 था, ये 1/4 आ रहा था, इज नॉट इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब क्या आया कि पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन। पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल नहीं है। इसका मतलब यह है कि भाई साहब ने जो दो इवेंट ए और बी लिए थे वो इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर ये इक्वल टू का साइन आता तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट होती। तो लिख दो इसको, देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट independent, are not independent events। ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। होती कब, जब ये इक्वल आता। तो मेरे ख्याल से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर का क्वेश्चन अब बेटर वे में समझ में आ गया होगा। आ गया दोनों केस में अपने को ऐसा केस, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं इस एक्सरसाइज में कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, ऐसा चेक करना है। तो बस आपको अलग अलग ऐसी प्रोबेबिलिटी निकाल लेना है और ये अगर इक्वल आ जाता है अपना, तो फॉर्मूला भी आपको याद हो गया कि इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ऑफ एन टू पी ऑफ बी होता है। ठीक है, ऐसा करना। आंसर चेक करके देख लेते हैं। ये रहा 5th वाला, ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट आ गया, और 4 वाला किए थे अपन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। 4 5 हो गया। चलिए आगे बढ़ते, एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका काम आसान होता जाएगा, क्योंकि आपको चीजें पता चलती जा रही है। छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, लेट ई एंड एफ बी इवेंट्स सच दैट, लेट ई एंड एफ बी इवेंट्स विद पी ऑफ ई 3/5। आपको मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है, उसने खुद ही मेहनत कर दिया है यहाँ पे। पी ऑफ एफ इज इक्वल टू 3/10 एंड पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1/5 आर क्वेश्चन मार्क होगा ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। क्या ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है? तो देखो सारी प्रोबेबिलिटी उसने निकाल के दिया है, या इंटरसेक्शन वाली भी निकाल के दिया, अपने को निकालना बस इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और वो इसके इक्वल आना चाहिए। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मतलब 1/5 के इक्वल आ जाएगा, तो इंडिपेंडेंट होगी और नहीं तो नहीं होगी। पहले मैं एक बार इसको लिख लेता हूँ सबको। पी ऑफ ई निकालने की जरूरत नहीं है आपको, अलग से निकली हुई है पहले से, 3/5। पी ऑफ एफ 3/10 एंड पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1/5। ऐसा है, तो देयरफॉर पी ऑफ ई इनटू पी ऑफ एफ निकाल रहे हैं। पी ऑफ ई कितना है 3/5 इनटू पी ऑफ एफ कितना है 3/10। देख के लिख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 3 जा 9/5 10 जा 50, 9/50 आ रहा। और ये 9/50 किसके इक्वल, 1/5 के इक्वल तो नहीं है,
इज नॉट इक्वल टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन है, ऐसा लिखते हैं इसको। देखो ये 9/50 आ रहा, कभी ये 1/5 आता तो हम इसको इज इक्वल टू पी ऑफ इंटरसेक्शन एफ लिखते। पी ऑफ इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 1/5 है, और ये 9/50 आ रहा, 9/50 इज नॉट इक्वल टू 1/5। देख रहा है कि आपको इसके इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू पी ऑफ इंटरसेक्शन एफ। इसको ऐसा लिख सकते हैं, पी ऑफ ई इनटू पी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू पी ऑफ इंटरसेक्शन एफ। यहाँ लिख देता हूं मैं, सिंस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1/5 है, और अपना क्या आ रहा है यहाँ पे 9/50 आ रहा, जो इसके इक्वल नहीं है। तो यहाँ आ गया पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू पी ऑफ इंटरसेक्शन एफ। इसका मतलब यह है कि ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देयरफॉर ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये जो इवेंट्स है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, यही चेक करने का बोला था उसको, पूछा था आपको कि है या नहीं। आंसर भी देख लो, ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट।